नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। तो अपने चर्चा चल रही थी कि किन साहित्यकारों ने कौन सा ग्रंथ लिखा। उसमें हमने कल रामचंद्र शुक्ल को शुरुआत की थी। उससे पहले मिश्र बंधुओं को भी पढ़ा, ग्रीसन को भी पढ़ा, सरोज को भी पढ़ा, मौलवी कमरुद्दीन को भी पढ़ा और गाथा दत्तासी को भी पढ़ा। तो अपने कल चर्चा चल रही थी रामचंद्र शुक्ल के बारे में। किसके बारे में चर्चा चल रही थी? रामचंद्र शुक्ल के बारे में चर्चा चल रही थी। तो रामचंद्र शुक्ल ने 4 भाग बांटे थे, उसके बारे में भी चर्चा की थी। आदिकाल को क्या नाम दिया, पूर्व मध्य काल को क्या नाम दिया, उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया और आधुनिक काल को क्या नाम दिया, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और चित्तवर्तियों को माना, किसने क्या चीज बताई, किसमें कौन सा इन्होंने कथन कहा, इनके बारे में अपने विशेष रूप से चर्चा कर चुके थे। तो किसके बारे में चर्चा चल रही थी? रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये चीजें मैं करवा चुका हूं। 1929 इस नाम से लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। कितने भागों में बांटा? 4 कालों में बांटा था। 900 वर्षों 900 वर्षों को कितने कालों में बांटा था? 4 भागों में। पहले की अगर बात करें, आदिकाल, आदिकाल को क्या नाम दिया था बताओ? वीर गाथा काल। इसके बारे में 2 नंबर था पूर्व मध्य काल। कौन सा था? पूर्व मध्य काल को क्या नाम दिया था? भक्ति काल। क्या नाम दिया था? भक्ति काल दिया था। अगर आगे बात करूं, उत्तर मध्य काल, क्या उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया था? रीति काल। और चौथा था आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसे क्या नाम दिया था? गद्य काल। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। ये 4 भाग बताए थे इन्होंने। पहला काल कौन सा था? आदिकाल, जिसे क्या नाम दिया? दूसरा भक्ति काल, तीसरा उत्तर मध्य काल रीति काल और चौथा आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? गद्य काल नाम दिया था। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। ठीक है। और इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इसके अंदर से यही पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। और अगर बात करें आधुनिक काल को, इसकी बात करूं, आधुनिक काल की बात करूं तो क्या नाम दिया था? गद्य काल। क्या नाम दिया था? गद्य काल। इनके बारे में कल अपने चर्चा कर चुके थे। और अगर आगे अगर इनके बारे में मैं बात करूं
तो इन्होंने इन भागों के आधार पर क्या बांटे थे? काल विभाजन किया था। क्या किया था? काल विभाजन किया था। और इन्होंने आदिकाल की 12 रचनाओं को स्थान दिया था। कितनी रचनाओं को स्थान दिया था? 12 रचनाओं को स्थान दिया था। कितनी? 12 रचनाओं को स्थान दिया था। कितनी रचनाओं को स्थान दिया था? 12 रचनाओं को स्थान दिया था। अब वो अपने वो 12 रचनाओं को देखेंगे। ये तो मैं आपको यहां तक लाने का एक प्रयास कर रहा था कि थोड़ा बहुत पिछला भी रिवीजन हो जाए। अब देखते हैं अपने आगे। अब बात करते हैं 12 रचनाएं आदिकाल की। 12 रचनाएं किसकी? आदिकाल की। आदिकाल की कितनी रचनाएं? 12 रचनाएं, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया था। अगर मैं बात करूं, एक तो अपभ्रंश के रूप में किया गया था। अपभ्रंश किसके रूप में? अपभ्रंश साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचनाएं। अगर मैं बात करूं 2 नंबर, तो देसी भाषाएं। किसके रूप में? देसी भाषा। देशी भाषा। देसी भाषा या बोलचाल। बोलचाल। देसी भाषा या बोलचाल या वीर वीर गाथा। वीर गाथात्मक। वीर गाथात्मक। कौन सी? वीर गाथात्मक। देसी भाषा, बोलचाल या वीर गाथात्मक रचनाएं। इन 2 भागों में रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था। किसके रूप में बांटा? एक तो अपभ्रंश के रूप में और एक देसी भाषा के रूप में। एक अपभ्रंश के रूप में और एक देसी भाषा के रूप में बांटा गया। तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे अपभ्रंश साहित्य रचनाएं कौन सी थी। अपभ्रंश की जो रचनाएं थी आदिकाल में, वो कौन 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 सी थी और किसको स्थान दिया गया था? तो सबसे पहले कौन सी रचनाएं देखेंगे? अपभ्रंश काल। कौन सी रचनाएं देखेंगे? अपभ्रंश साहित्य रचनाएं, जो कि आदिकाल में उनको स्थान मिला। क्या मिला? स्थान मिला। अब बात करते हैं 1 नंबर, विजय पाल रस। विजय पाल रस। कौन सी रचना है पहली? विजय पाल रसो। नलह सिंह। नलह सिंह की। विजय पाल रसो किसने लिखी? नलह सिंह। 2 नंबर की अगर बात करूं, अमीर रसो। कौन सी रचना है? अमीर रसो। जोधराज या सारंगधर। जोधराज या सारंगधर। सारंगधर इनकी है। अगर आगे बात कर दूं, जिसको स्थान दिया गया अपभ्रंश में, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं ही विद्यापति की हैं। इनकी है, विद्यापति की है।
ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की। इन चार रचनाओं को अपभ्रंश साहित्य की रचनाओं आदिकाल में अपभ्रंश की जो चार रचनाएं थी कौन सी? विजयपाल रासो किसकी है? नलह सिंह की। अमीर रासो जोधराज सारंगधर की। कीर्ति लता विद्यापति की। और कीर्ति पताका भी किसकी है? विद्यापति की। इन चार रचनाओं को किसमें स्थान दिया गया था? आदिकाल की 12 रचनाओं में स्थान दिया गया था अपभ्रंश की साहित्य रचनाओं में। किसमें? साहित्य की रचनाओं में स्थान दिया गया। तो पहली रचना कौन सी थी? विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो लिखी किसने थी? नलह सिंह। दूसरी रचना है अमीर रासो जोधराज या सारंगधर। तीसरी है कीर्ति लता विद्यापति की। और चौथी कीर्ति पताका विद्यापति। ये रचनाएं मुख्य मानी जाती हैं। आई बात समझ? अब बात करते हैं अपने देसी भाषा की रचनाएं। इसके बारे में बात करेंगे। देसी भाषा की रचनाएं। अब बात करते हैं देसी भाषाओं की रचनाएं। देसी भाषा या आम बोलचाल। आम बोलचाल या वीरगाथात्मक 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 रचनाएं। वीरगाथात्मक रचनाएं। देखो, इनके अंदर मैं बात करूं तो पहली है कुमान रासो। कौन सी रचना है? कुमान रसो। कौन सी रचना है? कुमान रसो। दलपत विजय। दलपत विजय। दलपत विजय। कौन सी? दलपत विजय। कुमान रसो किसकी है? दलपत विजय की रचना है। विसल देव रसो। विसल देव रसो। कौन सी? विसल देव रसो। नरपति नाल है। नरपति नल है नाल है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई। कौन थे? चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई। अगली है परमाल रासो। परमाल रासो। कौन सी रचना है? परमाल रासो। जगनीक। किसकी रचना है? जगनीक की है। इसकी रचना है जगनीक की है। अगर मैं आगे बात करूं, परमाल रासो के बाद की बात करूं, तो जयचंद प्रकाश। जयचंद जयचंद प्रकाश। कौन सी रचना है? जयचंद चंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की। भट्ट केदार किसकी रचना है? भट्ट केदार की है। बात करूं आगे, जयमेक जस चंद्रिका। जयमेक जस चंद्रिका। जयमेक जस चंद्रिका ये है मधुकर की।
किनकी है? मधुकर की। तो देखो, कुमार रासो किसने लिखी? दलपत विजय ने लिखी। बीसल देव रासो नरपति नाले ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने। परमाल रासो जगनीक ने। जयमेघ जय चंद्र प्रकाश भटकेदार और जयमेघ जस चंद्रिका मधुकर। को कौन सी? मधुकर। तो देखो कौन सी रचना है? कुमार रासो की रचना है दलपत विजय। बिचल देव रासो की है नरपति नालय। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई की। परमाल रासो है जगनीक की। जय मेघ जस चंद्रिका है भट्ट केदार की और जय मेघ जस चंद्रिका है मधुकर की। तो देखो, कुमार, अगर इसको याद करना है तो खुंबी। खुंबी इसको आप याद कर सकते हो खुद। अगर किससे याद करोगे? खुद से खुमान रासो और दय से दलपत विजय। तो देखो, खुद खुमान रासो में आपने क्या क्या लिखोगे ब्रैकेट में? खुद। क्या लिखोगे? खुद। क्या ट्रिक बनेगी? खुद। बीसल देव रासो 20 नर हैं। 20 नर हैं। 20 नर है। पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्रमा से चंद्रवरदाई। परम जगनीक। परम जगनीक। परम जगनीक हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? परम जी। जयचंद्र प्रकाश। प्रकाश जस चंद्र का। जय में जस चंद्र। चंद्र का क्या होगा? प्रकाश। जय मयंक। आपको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए। इसकी क्या ट्रिक बनेगी? खुद। इस पर क्या ट्रिक बनेगी बताओ? 20 नर। 20 नर। पृथ्वी चंद्रमा। पृथ्वी चंद्रमा। जय से चंद्रवरदाई और पृथ्वी से पृथ्वीरासो। परम जगनीक। परम जगनीक। जय में प्रकाश चंद्रिका। प्रकाश केदार में। चंद्रमा का प्रकाश केदार में। चंद्रमा का प्रकाश केदारनाथ में। कहां पे? चंद्रमा का प्रकाश केदारनाथ में। और जय मयंक मस जयस चंद्रिका मयंक मधुकर। जय मयंक। मयंक जस चंद्रिका। मयंक और मधु। मयंक मधु। मयंक ने कहा, मधु तुम चंद्रमा हो। मयंक ने कहा, मधु तुम चंद्रमा हो। मयंक ने क्या कहा? मधु तुम चंद्रमा हो। पहले क्या बनेगी? अगर आपको कुमार रासो याद करना है तो खुद को याद करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? खुद। है से कुमार और दय से दलपत। बीसल देव रासो को 20 नर हैं। पृथ्वीराज रासो को पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वीराज रासो और चंद्रमा से चंद्रवरदाई। परमाल रासो को परम जगनीक। जय में प्रकाश भटकेदार। चंद्रमा का प्रकाश केदार में, केदारनाथ में है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कहां पे है? केदारनाथ में। उसके बाद मयंक ने कहा, मधु चंद्रमा हो। कि मयंक ने मधु को क्या कहा? तुम चंद्रमा हो। जय में जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर की है। किसकी है? मधुकर की है।
अब आप इससे क्या है थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो खुमान रासों में क्या याद रखना है, खुद को ध्यान रखना है। खुमान रासों में क्या है, खुमान रासों पूछे तो किसकी है, खुद की है। क्या चीज याद रखोगे, खुद। विशल देव रासों में 20 नर है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वी और चंद्रमा परम जगनीक है। चंद्रमा का प्रकाश कहाँ आता है, केदारनाथ में। और मयंक ने मधु से क्या कहा कि तुम चंद्रमा हो। तो ये चीजें आपको क्या रखेंगी, थोड़ी सी टिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आगे देखो, खुद से क्या बनेगा, कुमार रसो दय से दलपत विजय विशल देव 20 नर है, नरपति नल है, नरपति नल है, बनेगा नहीं है। पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वीराज रासो और चंद्र वरदाई परम जगनीक, जय में प्रकाश इसकी है भटकेदार की। चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कहाँ है, केदारनाथ में। और मयंक ने मधु से क्या कहा कि तुम चंद्रमा हो। आगे बात करते हैं विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली। विद्यापति के नाम ही आ गया तो किसकी है ये, विद्यापति की, इनकी है, विद्यापति की है। आगे बात करूं खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां किसकी है, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की किसकी है, अमीर खुसरो। ये शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के तदयु निराशा की देन का। अब ये क्या हो गई, ये प्रमुख 12 रचनाएं हो गई। 8 ये और 4 वो, टोटल कितनी रचनाएं थी, 12 रचनाएं थी। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो ये रचनाएं तो होगी, इसके बारे में तो हो गया। अब देखो आगे भक्ति काल के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा। ये तो 12 रचनाएं किसकी थी, आदिकाल में उनको क्या दिया गया, इनको स्थान दिया गया, इसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन 12 रचनाओं को क्या दिया गया, स्थान दिया गया। और देखो शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, क्या भक्ति आंदोलन का तदी तद युगीन, तद युगीन निराशा का काल का, तदीन युगीन निराशा का काल कहा। क्या कहा था शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का, भक्ति आंदोलन का, शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को तदीन युगीन निराशा का काल कहा, निराशा का काल कहा था। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे। अब देखो, अब है कि शुक्ल जी ने, शुक्ल शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने भक्ति का, भक्ति का उदय, भक्ति का उदय इस्लाम, इस्लाम के आक्रमण, इस्लाम के आक्रमण, इस्लाम के आक्रमण के, इस्लाम के आक्रमण के कारण,
कारण को माना। कहने का मतलब शुक्ल जी ने भक्ति का उदय किसे माना? इस्लाम के आक्रमण के कारण। ठीक है, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका खंडन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। उन्होंने तर्क दिया, द्विवेदी ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया था, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यदि शुक्ल जी के कथन को सही माना जाए, शुक्ल जी के कथन को सही माना जाए, शुक्ल को सही माना जाए, अगर सही माना जाए, अगर आप इस चीज को सही मान रहे हो, शुक्ल को सही माना जाए, तो भक्ति का प्रारंभ, तो भक्ति का प्रारंभ, तो भक्ति का प्रारंभ, भक्ति का जो प्रारंभ है वो सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, किसे? सिंध प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो, उत्तर का प्रत्युत्तर दिया कि शुक्ल जी ने क्या कहा था? शुक्ल जी ने कहा था कि भक्ति का उदय इस्लाम के आक्रमण के कारण हुआ। शुक्ल जी का क्या मानना था कि जो भक्ति का जो उदय हुआ, जो भक्ति का उदय हुआ, उसका मेन कारण क्या था? इस्लाम। क्या था? इस्लाम के आक्रमण के कारण। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं शुक्ल जी के कथन को अगर सही माना जाए तो भक्ति का आरंभ सिंध प्रांत से होना चाहिए था, तो जो कि वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये क्या दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर दिया था। आगे क्या कहा था इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे इसके बारे में क्या कहा? अब देखो, आगे अगर इसमें बात करें, क्योंकि मुसलमानों ने सबसे पहले आक्रमण किया था, क्योंकि मुसलमानों ने मुस्लिम मुसलमानों ने मुसलमानों ने सबसे पहले आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण आक्रमण सबसे पहले आक्रमण किया था, क्योंकि सिंध प्रांत पर क्या किया था? सबसे पहले आक्रमण किया। जबकि जबकि भक्ति जबकि भक्ति का प्रारंभ भक्ति का प्रारंभ भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। कहां से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। तो वो कहते हैं कि अगर इस्लाम की देन है,
तो मुसलमानों का सबसे पहले आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध प्रांत में हुआ था। तो सबसे पहले वहां होनी चाहिए। और भक्ति का आरंभ हुआ कहां से था? दक्षिणी भारत से हुआ था। कहां से हुआ था? दक्षिणी भारत से। द्विवेदी जी के अनुसार, द्विवेदी जी के अनुसार, इनके अनुसार, द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति जो आंदोलन था, भक्ति आंदोलन चिंतन धारा, चिंतन धारा, भक्ति आंदोलन चिंतन धारा का स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक विकास है। स्वाभाविक विकास माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम की देन बताया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि अगर इस्लाम की देन होती भक्ति आंदोलन, तो सबसे पहले कहां होता? सिंध प्रांत में प्रारंभ होता, क्योंकि मुसलमानों ने सबसे पहले आक्रमण कहां किया था? सिंध प्रांत में किया था। लेकिन भक्ति का आंदोलन कहां से शुरू हुआ? दक्षिणी भारत से शुरू हुआ। इसलिए द्विवेदी जी ने कहा कि भक्ति का जो आंदोलन था वो भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास था। अगर कल को अगर अगर इस्लाम धर्म यहाँ पे नहीं भी आता तो भी क्या होती? भक्ति धारा ऐसी ही होती। आई बात समझे? अब आगे इसमें देखते हैं कि कबीर को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया और भाषा का डिक्टेटर कहा था। किसके रूप में? तानाशाह के रूप में। किसके रूप में? तानाशाह के। अब बात किसकी करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया, पूर्ण स्थान दिया, महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा भाषा का डिक्टेटर, डिक्टेटर, डिक्टेटर कहा था, डिक्टेटर कहा था, डिक्टेटर कहा था या तानाशाह। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसके रूप में? हजारी प्रसाद द्विवेदी के रूप में। देखो, क्योंकि मुसलमानों ने सबसे पहले आक्रमण है क्या? क्योंकि भक्ति का आरंभ दक्षिणी भारत से हुआ। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कबीर को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया और भाषा का डिक्टेटर कहा, जिसे तानाशाह। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं द्विवेदी जी के अनुसार, द्विवेदी जी के अनुसार कि द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य साहित्य चली साहित्य चली आती चली आती हुई चली आती हुई परंपरा, चली आती हुई परंपरा, चली आती हुई परंपरा, चली आती परंपरा का विकास है। क्या है?
विकास है। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य चली आती हुई परंपरा का क्या है? विकास है। उन्होंने उन्होंने आदिकाल को आदिकाल को विरोधों 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 तथा व्याघातों व्याघातों विरोधों तथा व्याघातों का काल कहा। काल कहा। यह बात क्यों की कि विरोध कि इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसका कोई स्थायीकरण नहीं था। किसी ने जैसे गिरियस ने चारण का नाम दे दिया, आगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में बड़ा वीर गाथा का नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया। तो कहने का मतलब इस काल के आदिकाल क्या है? विरोधों और व्याघातों का काल ही रहा। किसी को कोई पता नहीं कि इसका क्या नाम होना चाहिए, और विरोधों और व्याघातों का नाम के रूप में ये रहे थे। इसके लिए आदिकाल को क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोधों और व्याघातों का काल कहा था। ये बात आ जाए, विरोधों और व्याघातों का काल आदिकाल को किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर बात करें, इन्होंने अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान रहमान अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। प्रथम कवि माना। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि किसे माना था? अब्दुल रहमान को माना था। किसको माना? अब्दुल रहमान को। आगे अगर इसके बारे में अपने बात करें तो प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? ईश्वरी दास को। किसको? ईश्वर दास को। ईश्वर दास को। किसको माना? ईश्वर दास को माना था। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? ईश्वर दास को। किसको माना? ईश्वर दास को माना था। आगे मैं बात करता हूं, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी थी? देखो, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी थी? संदेश रासक। संदेश रासक रचना कौन सी थी? संदेश रासक। तो देखो, द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य में जो चली आ रही परंपरा का विकास हुआ, उन्होंने आदिकाल के विरोधों और व्याघातों की क्या की थी? चर्चा की थी। उन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? ईश्वर दास को। और अब्दुल रहमान की जो रचना थी वो कौन सी थी? संदेश रासक। कौन सी थी? संदेश रासक को माना गया था। देखो, आज अपन ने 12 तो रचनाएं पढ़ी। क्या पढ़ी? 12 रचनाओं का अध्ययन किया। खुद से मैंने क्या बनाया था? कुमान रासो। कौन सी? कुमान रासो, अगर आपको पता हो। 20 नर 20 नर बीसल देव रासो।
नरपति नाल है। पृथ्वी और चंद्रमा से क्या ट्रिक बनाई थी? पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। ठीक है। उसके बाद में मैंने बताई थी परम जगनीक। परमल रासो किसकी थी? जगनीक की। ठीक है। उसके बाद में चंद्रमा का प्रकाश, जय चंद्रिका प्रकाश किसकी थी? भट्ट केदार की। किसकी थी? भट्ट केदार। ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं, जयमयक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका किसकी थी? मधुकर की। किसकी रचना थी? मधुकर की रचना थी। विद्यापति पदावली, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, विद्यापति पदावली तो किसकी थी? विद्यापति। ठीक है। ये तो सीधा खुसरो की है तो खुसरो की पहलियां आ गई। अब थी, इसमें थी तीन, चार रचनाएं थी। अपभ्रंश में कितनी रचनाएं थी? चार रचनाएं थी। कितनी रचनाएं थी? चार रचनाएं थी। कितनी रचनाएं थी? चार। कितनी रचनाएं थी? चार। पहली थी विजय पाल रसो, यही थी, विजय पाल रसो, नल है। ठीक है, यही थी। हमीर रसो, हमीर रसो, जोधराज या शाड़ंगर। ठीक। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं किसकी थी? विद्यापति। किसकी रचना थी? विद्यापति की रचनाएं थी। ये था इनमें महत्वपूर्ण। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।